वेलकम टू सीधी शिक्षा माय डियर साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स का फिफ्थ चैप्टर में हम लोग गति के बारे में देखेंगे। गति के नियम क्या क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने गति के नियम के बारे में जाने हैं, तो गति के नियम के बारे में हम लोग गति का द्वितीय नियम की निष्कर्ष और उसके व्युत्पत्ति पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जो गति का देखे थे, हम लोग गति के आप लोगों के जो नियम इस तरीके से देखे थे हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके होता है। जो गति के नियम जो होता है वो जड़त्व के नियम पर आधारित था आप लोगों का जड़त्व के नियम पर आधारित था, जो कि हम लोग दो तरीके से इस चीज़ को पढ़े थे। पहला हम लोग पढ़े थे विराम का जड़त्व। पहला हम लोग क्या पढ़े थे? विराम का जड़त्व। पहला हम लोग पढ़े थे विराम का जड़त्व, और जो दूसरा है वो चीज़ है आपका गति का जड़त्व। दूसरा जो पढ़े थे हम लोग वो क्या पढ़े थे? गति का जड़त्व। ठीक है, तो विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व ये दो चीज़ हम लोग पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूटन भाई साहब है गति के नियम का प्रतिपादक व्याख्याता सुव्याख्यात बड़ी हस्ती, जो अब उन्होंने ये बताया था कि जो गति होता है विराम का जड़त्व होता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है, ठीक है, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगा। तो वह विरामावस्था में ही रहना, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, कोई भी वस्तु है इस तरीके से, आपका कोई भी वस्तु है जैसे कि यहाँ पर है, कोई भी वस्तु है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये वस्तु है ए है, इस तरीके से है, ये वस्तु बी है, ये वस्तु आपका बी है। ठीक है, तो अगर ये विराम अवस्था में है, अगर ये विराम अवस्था में है, ए पर चित्र 1.1, और ये भी विरामावस्था में है, चित्र 1.2 के स्थान पर। ये दोनों आप लोगों के विरामावस्था में ही रहते हैं, ये दोनों आपके विरामावस्था में ही रहते हैं जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, जब तक कि इस पर, ठीक है, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि इस पर कोई इस तरीके से F जो बाह्य बल है, इधर भी बाह्य बल है, इस तरह से जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग विराम का जड़त्व कहते हैं। किसका जड़त्व कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। तो कोई भी वस्तु रहती है जो कि विरामावस्था में रहती है, कोई भी वस्तु कहाँ पर रहती है? विरामावस्था में रहती है, तो वह विरामावस्था में रहना चाहते हैं। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसको हम लोग विरामावस्था में कोई भी है, जैसे कि ए है, बी है, ये आपका विरामावस्था में रहेगा, बी वाला भी रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं गति का जो विरामावस्था होती है, तो विराम का जड़त्व कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं?
विराम का जड़त्व कहते हैं। यहाँ पर वस्तु की जो रहती है, देखिए इस पर क्या क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। गति के जड़त्व को सेकंड में देखेंगे, गति के जड़त्व को हम लोग सेकंड में देखेंगे। अभी ये विराम का ही जड़त्व को देख लेते हैं। विराम के जड़त्व के अंतर्गत देखिए, विराम के जड़त्व के अंतर्गत आप लोगों का जो है जैसे कि पेड़ में जो लगे फल होते हैं, पेड़ को हिलाने पर, पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे फल गिर जाते हैं, उसमें लगे फल गिर जाते हैं। क्यों जान रहे हो क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो विरामावस्था में है पेड़ आपका, तो वो भी विरामावस्था में रह जाते हैं, मतलब गति का विरोध करते, इस कारण से ये आप लोगों के गिर जाते हैं। वो वस्तु जो कि गति के, वस्तु जो गतिशील है, वस्तु जो गतिशील है, बिना गतिशील के कोई भी वस्तु की हम कल्पना नहीं कर सकते। वस्तु जो गतिशील है अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ परिवर्तित होती है, अपने स्थान से दूसरे स्थान तक, अपने स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित होती है, दूसरे स्थान तक क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है। और उस वस्तु के आकार या आकृति या आयतन में परिवर्तन होता है, या आयतन में परिवर्तन जो होता है, आयतन में परिवर्तन, वह गति के कारण होता है, वह गति के कारण होता है, वह गति के कारण होता है, गति के कारण होता है, जिससे वह अपनी विरामावस्था को, जिससे वह अपनी विराम का जड़त्व को परिवर्तित करने में, विराम के जड़त्व को परिवर्तित करने में असमर्थ रहती है, असमर्थ रहती है। विराम के जड़त्व में, विराम के जो जड़त्व होती है भाई, विराम के आपके जो जड़त्व है, विराम के जड़त्व में वस्तु जो गतिशील अपने स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित होती है, उस वस्तु का आकार, आकृति, आयतन परिवर्तन वह गति के कारण होते हैं, जिससे वह अपनी विराम का जड़त्व परिवर्तित करने में असमर्थ। जो भी विराम का जड़त्व होता है अपनी गति को परिवर्तित करने में क्या रहती है, असमर्थ रहती है। विराम के जड़त्व में स्थिरता रहती है, स्थिरता रहती है। यह आपका विराम का जड़त्व के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग गति के जड़त्व में विराम का जड़त्व पढ़ते हैं, दूसरा गति का जड़त्व पढ़ते हैं। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर आपका विराम का जड़त्व देखा कि कोई वस्तु जो विरामावस्था में, वह अपने बाह्य, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाता, वह विरामावस्था में ही रहना चाहता है। वस्तु के इस गुण को हम लोग विराम का जड़त्व कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग गति का जड़त्व। अब हम लोग क्या देखते हैं, गति का जड़त्व। वास्तव में गति का जड़त्व क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। गति का जड़त्व यहाँ पर हो जाएगा, कोई वस्तु जो गतिशील है, कोई वस्तु जो गतिशील है, कोई वस्तु जो गतिशील है, वह गतिशील ही रहता है, वह गतिशील ही रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए,
क्लियर। कोई वस्तु जो गतिशील है वह गतिशील ही रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को वस्तु के इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। इसमें वस्तु की आकृति, आयतन, आकार में परिवर्तन होता है। आकार में परिवर्तन होता है। दूसरा देखते हैं, इसमें गति के कारण ये परिवर्तन करने में समर्थ रहते हैं। परिवर्तन करने में समर्थ रहते हैं। तीसरा, वस्तु के आकार या आकृति वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन ही गति का जड़त्व है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि इस तरीके से है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो वस्तु ये जो कि गतिशील अवस्था में है, यहाँ पर ये सी है, ये आपका डी है, ये भी आपका क्या है, गतिशील है। इस तरीके से गतिशील की अवस्था में है, ये भी गतिशील है, चल रहा है। ये गतिशील ही अवस्था में रहते हैं जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो गति की जड़त्व, कोई वस्तु जो गतिशील है वह गतिशील ही रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को गति का हम लोग जड़त्व कहते हैं। इसमें वस्तु की आकृति, आयतन, आकार में परिवर्तन होता है। इसमें गति के कारण ये परिवर्तन करने में समर्थ रहते हैं। वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन ही गति का जड़त्व होता है। और गति के जड़त्व के अंतर्गत ये आपका जो वस्तु होता है वो गतिशील अवस्था में होता है, जिसमें चित्र सी के माध्यम से, चित्र डी के माध्यम से आप लोग को बताया गया। तो ये था आप लोग गति का जड़त्व। जब कोई वस्तु जो गतिशील होता है वह गतिशील ही रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे जाए। वस्तु के इस गुण को गति की जड़त्व कहते हैं। इसमें वस्तु की आकृति, आयतन, आकार में परिवर्तन होता है। इसमें गति के कारण ये परिवर्तन करने में समर्थ रहता है। वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन ही गति का जड़त्व होता है। तो गति के प्रथम नियम का हम लोग निगमन करते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं गति के प्रथम नियम का निगमन। इसके बाद है गति के प्रथम नियम का निगमन को देखते हैं हम लोग। गति के प्रथम नियम का निगमन। गति के प्रथम नियम का निगमन v इक्वल टू होता है u प्लस at। इसका देखते हैं। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है। a से आपका गतिशील है। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से क्या है, आपकी गतिशील है। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है। t सेकंड पश्चात उसका वेग भी हो जाता है। तब
तब त्वरण की परिभाषा से, तब त्वरण की परिभाषा से, तब त्वरण की परिभाषा से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं गति के प्रथम नियम का निगमन को देख रहे हैं। गति का प्रथम नियम का निगमन आपका v इक्वल टू होता है u प्लस at। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है, t सेकंड पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तब त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो ये एक इक्वल टू हो जाएगा वेग अंतराल, वेग अंतराल बटे होता है समय अंतराल, समय होता है या समय अंतराल लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वेग अंतराल, v माइनस यू होता है बाय कितना होता है आपका समय अंतराल आपका होता है t। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो at इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। तो यहाँ पर v का वैल्यू हो जाएगा at प्लस यू इक्वल टू हो जाएगा v। इसको क्रम से लिखेंगे तो हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस at। ये हो जाएगा गति का प्रथम समीकरण। गति का ये है आपका गति का प्रथम समीकरण का निगमन हो गया। यहाँ से देखिए गति का प्रथम समीकरण का निगमन। अब इसका जो v है ये आपका वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, t आपका समय है, आप देखते हैं कि कोई भी ट्रेन है कोई भी ट्रेन है जो कि विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है, जो कि विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है और 10 सेकंड पर जिसकी त्वरण आपका 20 है, जिसकी त्वरण आपकी कितनी है 20 है। ठीक है, तो वह 10 सेकंड में उसकी वेग कितनी हो जाएगी, या चाल 10 सेकंड पश्चात। ठीक है, इसकी चाल, तो इसके लिए फार्मूला लागू होगा, कितना हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है, तो 10 सेकंड पश्चात ये है, तो भी है मतलब यहाँ पर उसकी चाल कितनी है कितनी है, ये आपका 10 सेकंड हो गया और a का वैल्यू 20 हो गया, तो उसकी वेग कितनी होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा आपका u 0 है, a का वैल्यू कितना है 20 है और t का वैल्यू है 10 है, तो कितना हो जाएगा v का वैल्यू 200 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। तो यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेस पे इस तरीके से आप लोगों को पूछा जाएगा। तो ये गति के प्रथम नियम का निगमन यह है कि v बराबर होता है u प्लस at। माना कि कोई वस्तु जो कि एक समान त्वरण a से क्या है गतिशील है, माना कि कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण a से क्या है गतिशील है, t सेकंड पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तब त्वरण की परिभाषा a इक्वल टू वेग अंतराल बटे समय अंतराल, a इक्वल होता है v माइनस यू बाई टी, at इक्वल टू हो जाता है v माइनस यू, at प्लस at प्लस यू बराबर हो जाएगा v बराबर हो जाएगा u प्लस at। तो इसको बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण, जहाँ पर v आपका वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है, t आपका समय है, v बराबर हो जाएगा u प्लस at और v इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 20 इंटू 10 इक्वल टू 200। ये था आपका गति के प्रथम नियम का निगमन। जब आप लोगों के पास साथ इस तरीके से स्टेटमेंट दिया रहेगा तो आप लोग गति के प्रथम समीकरण का निगमन आप लोग कर सकते हो। ये है आप लोगों को v इक्वल टू यू प्लस at। चलिए अब इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं गति के द्वितीय समीकरण का निगमन को हम लोग देखते हैं, जो कि गति का द्वितीय समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए तो गति के द्वितीय समीकरण का निगमन को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला है आपका गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। द्वितीय समीकरण का निगमन वही रहेगा, कोई वस्तु जो कि एक समान त्वरण, जब कोई वस्तु फिर से ना, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है, t सेकंड पश्चात उसकी दूरी s हो जाती है, उसकी दूरी s तथा वेग भी हो जाता है, तब औसत वेग बराबर, तब यहाँ पर होता है औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग
प्रारंभिक वेग, औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो औसत वेग बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका औसत वेग हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग u प्लस होता है v/2 हो जाएगा। समीकरण 1 से हम लोगों ने ये प्राप्त किया है कि औसत वेग बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा औसत वेग, v बराबर हम लोगों ने ये प्राप्त किया u प्लस at/2, चूँकि यहाँ पर होता है v इक्वल टू गति का प्रथम समीकरण u प्लस at, ये होता है ना। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है t सेकंड पश्चात उसकी दूरी s तथा वेग v हो जाता है, तब औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2। तो औसत वेग इक्वल हो जाएगा u प्लस v/2। तो औसत वेग बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा u प्लस v प्लस at/2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का औसत वेग बराबर u प्लस 2u प्लस at हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। इसको क्रम से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का औसत वेग बराबर हो जाएगा 2u/2 प्लस 1/2 at हो जाएगा। ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा u प्लस 1/2 at, ये आपका औसत वेग हो गया। ठीक है, औसत वेग हो गया। अब दूरी बराबर, चूँकि हम लोग दूरी बराबर t सेकेंड पश्चात चली गई दूरी s है, t सेकेंड पश्चात चली गई दूरी, t सेकेंड पश्चात चली गई दूरी। ठीक है, t सेकेंड पश्चात चली गई दूरी आपके क्या है s है, तब s बराबर हो जाएगा औसत दूरी गुणित हो जाएगा t। तो यहाँ पर हो जाएगा s का वैल्यू हो जाएगा औसत दूरी है आपका u प्लस 1/2 at इंटू हो जाएगा आपका t। तो यहाँ पर हो जाएगा s का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का u के साथ होगा तो ut हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 at का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये है आप लोगों के गति का द्वितीय समीकरण, ये है आप लोगों का गति का द्वितीय समीकरण, ये है आप लोगों का गति का द्वितीय समीकरण, जहाँ पर s आपका दूरी है, s दूरी है, u आपका प्रारंभिक वेग है, t आपका समय है, a आपका त्वरण है। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है, t सेकेंड पश्चात उसकी दूरी s तथा वेग v हो जाता है, तब औसत वेग बराबर कितना होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2। औसत वेग बराबर u प्लस v/2, औसत वेग u प्लस at/2, तो औसत वेग 2u प्लस at/2 हो जाएगा। औसत वेग बराबर 2u/2 प्लस 1/2 at हो जाएगी, u प्लस 1/2 at हो जाएगा। तो t सेकेंड पश्चात चली गई दूरी s बराबर हो जाएगा औसत दूरी गुणित t। तो s का वैल्यू हो जाएगा u प्लस 1/2 at इंटू टी, s का वैल्यू हो जाएगा ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। यही गति का द्वितीय समीकरण है, जहाँ पर s आपका दूरी है, u आपका प्रारंभिक वेग है, t आपका समय है, a आपका त्वरण है। तो ये था आप लोगों का गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। इससे पहले हम लोगों ने गति के प्रथम समीकरण का निगमन किए हैं, जिसमें आप लोगों का क्या था v इक्वल टू u प्लस at था। और गति का द्वितीय समीकरण आप लोगों का क्या है, यहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास क्या दिया गया गति के द्वितीय समीकरण है, s इक्वल टू दूरी, u इक्वल टू प्रारंभिक वेग, t इक्वल टू समय, a इक्वल टू त्वरण है। तो ये था आप लोगों के गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। तो चलिए एक और देखते हैं हम लोग गति के तृतीय समीकरण का निगमन। चलिए यहाँ से देखते हैं गति के तृतीय समीकरण का निगमन। गति के तृतीय समीकरण का निगमन। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण, a से गतिशील है तथा t सेकंड पश्चात
उसकी दूरी s तथा वेग v हो जाता है, तब गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी इक्वल टू वी लिख लेते हैं। यहाँ पर ए टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, v माइनस यू। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए। ये हो जाएगा t का वैल्यू। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग गति के तृतीय समीकरण का निगमन कर रहे हैं। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है तथा t सेकंड पश्चात उसकी दूरी s तथा वेग v हो जाता है, तब गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी इक्वल टू हो जाएगा v, ए टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। तो t का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू बाय ए। तो यहाँ पर चलिए, अब चूँकि गति के द्वितीय समीकरण होता है, चूँकि गति का द्वितीय समीकरण होता है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर t के मान को रख लेते हैं। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण दो में अच्छे से देखिए, यहाँ पर समीकरण 2 में हम लोग समीकरण 1 से t के मान रखने पर समीकरण 2 में t का मान रखने पर रखते हैं। चलिए, तो जब कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है तथा t सेकंड पश्चात उसकी दूरी s है तथा वेग v हो जाता है, तब गति के प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो u प्लस ए टी इक्वल टू v हो जाएगा। ए टी का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू, t का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू बाय ए। चूँकि गति का द्वितीय समीकरण s इक्वल टू होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी का, इसका समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में t का मान रखते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा यू टी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, t का वैल्यू को रख देते हैं भाई, v माइनस यू बाय कितना है, a है, प्लस हो जाएगा 1/2 ए टी का स्क्वायर है, v माइनस यू बाय ए का स्क्वायर। आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं। आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए s इक्वल टू, चलिए s इक्वल टू हो जाएगा u का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई v के साथ, देन u भी माइनस सेकेंड टाइम u के साथ, देन u स्क्वायर बाय a, प्लस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका a के इसके a से कटेगा तो यहाँ पर बचेगा v माइनस यू का होल स्क्वायर बाय बचेगा a। ठीक है, आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू यू भी माइनस यू का स्क्वायर बाय a हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर बाय बचेगा 2a। चलिए इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा s इक्वल टू हो जाएगा यू भी माइनस यू स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2u भी और प्लस हो जाएगा u स्क्वायर। ये आपका कटेगा v स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आपका कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए s इक्वल टू, यहाँ पर आपका 2a आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर देखते हैं। देखिए s इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 आपका एलसीएम आएगा, यहाँ से 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2u भी हो जाएगा माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको निकालते हैं तो ये v स्क्वायर माइनस 2u भी हो जाएगा, प्लस होता है आपका u स्क्वायर बाय में 2a है। तो आगे हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो आगे s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस के कारण कटेगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर और माइनस हो जाएगा u स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, ये हो जाएगा 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इधर आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। आगे हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो जाएगा गति के तृतीय समीकरण। यह है आपका गति का तृतीय समीकरण। जब कोई वस्तु
एक समान त्वरण, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है तथा t सेकंड पश्चात उसकी दूरी s तथा वेग v हो जाता है, तब गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी इक्वल टू वी, तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, टी इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। अब चूंकि गति का समीकरण द्वितीय समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी का स्क्वायर, समीकरण 2 में t का मान रख दिया हम लोग, s इक्वल टू यू वी माइनस यू बाई ए प्लस वन बाई टू ए वी माइनस यू बाई ए का स्क्वायर, s इक्वल टू हो जाएगा यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए 1/2 भी माइनस यू का स्क्वायर बाई ए यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए भी माइनस यू बाई का होल स्क्वायर 2a। तो इससे प्लस माइनस का कट गया, तो ये हो गया गति के तृतीय समीकरण का निगमन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए गति के प्रथम समीकरण का निगमन, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन को देख लिए, गति के तृतीय समीकरण का निगमन देख लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ को याद रखना है कि भाई ए क्या होता है, तो ए आपका त्वरण होता है, एस क्या होता है, एस क्या होता है, तो एस आपकी दूरी होती है, और भी क्या होता है आप लोगों का, यू क्या होता है प्रारंभिक वेग, और एग्जैक्ट वेग आपका क्या होता है, तो होता है भी होता है, टी आपका समय है। क्लियर, आगे देखते हैं। किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसी वस्तु में उत्पन्न उसके जो त्वरण होते हैं, ठीक है, जो कि गल के कंटेन के समय में था, यहाँ पर हम लोग इसका तो निगमन कर चुके हैं, गति के द्वितीय नियम से प्रथम नियम का निगमन हम लोग कर चुके हैं। तो किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः यदि एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु पर समान बल अर्पित किया जाए तो हल्की वस्तु भारी वस्तु के त्वरण से क्या होता है, अधिक होता है। इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। क्लियर। और इसके बाद था आप लोगों का सरल रेखा में किसी पिंड को। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास है सरल रेखा में किसी पिंड को एक समान गति से चलाने के लिए। ठीक है, सरल रेखा में हम लोग किसी पिंड को एक समान ना सरल रेखा में, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सरल रेखा में किसी पिंड को एक समान गति से चलाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी आपका सरल रेखा है, इस तरीके से सरल रेखा है, वहाँ पर कोई भी आपका पिंड है, वहाँ पर कोई भी आपका क्या है, पिंड है, उसको एक समान गति से चलाने के लिए, उसको एक समान गति से चलाने के लिए कोई भी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका बाह्य है, ये आपका बल है, कोई भी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर, कोई भी बाह्य बल की आवश्यकता आपकी नहीं होती है। बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। त्वरित गति सदैव बाह्य बल लगाने से होती है। आपको जो त्वरित गति होती है, ठीक है, इस गति को देखते हैं। आपको जो डी नंबर है, त्वरित गति सदैव बाह्य बल लगाने से होती है। त्वरित गति सदैव बाह्य बल लगाने से होती है। तो किसी पिंड में देखते हैं, किसी पिंड में त्वरित गति निम्न 3 स्थितियों में संभव है। किसी आपकी जो पिंड होती है कोई भी पिंड होती है जिसमें त्वरित गति आपकी 3 स्थितियों में संभव होती है। 3 स्थितियों में आपके संभव होती है त्वरित गति सदैव बाह्य बल लगाने से होती है। किसी पिंड में त्वरित गति निम्न 3 स्थितियों में संभव होती है। पहला, तो कोई भी पिंड होता है जो आपकी त्वरित गति करती है। त्वरित गति किसको बोलते हैं? जो कि एक समान कोई जब भी कोई भी पिंड इस तरह गति करती है, उसका वेग समान समयांतराल में समान वेग में परिवर्तन होता है उसके वेग में, तो उसको त्वरित गति के माध्यम से 3 स्थितियों में संभव है। पहला, गति की दिशा, पहला बोल रहा है गति की दिशा या विपरीत दिशा। पहला है आपका गति की दिशा या विपरीत दिशा में बल लगाने से, गति की दिशा या विपरीत दिशा में बल लगाने से ना, गति की दिशा या विपरीत दिशा में बल लगाने से वस्तु की चाल बदल जाती है। वस्तु की चाल क्या होती है? बदल जाती है। तो त्वरित गति सदैव बाह्य बल लगाने से होती है। तो किसी पिंड में त्वरित गति निम्न 3 स्थितियों में संभव होती है। पहला आपकी होती है गति की दिशा या विपरीत दिशा में बल लगाने से वस्तु की चाल बदल जाती है। पहला, वस्तु की चाल क्या हो जाती है? आपकी बदल जाती है। ठीक है, तो पहला त्वरित गति सदैव बाह्य बल लगाने से होती है। किसी पिंड में त्वरित गति निम्न 3 स्थितियों में संभव है। पहला, गति की दिशा में या विपरीत दिशा में बल लगाने से वस्तु की चाल में क्या होती है? बदल जाती है। ठीक है, कोई भी त्वरित गति होती है, जैसे कि कोई भी समान समय, जब कोई वस्तु, जैसे कि यहाँ पर है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में
समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन करता है, समान वेग में परिवर्तन होता है, समान वेग में परिवर्तन होता है, तो उसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। तो उसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। जब कोई वस्तु होती है जो कि समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक समान त्वरित गति कहते हैं। तो यहाँ पर त्वरित गति सदैव आपके बाह्य बल लगाने से होती है। जो भी त्वरित गति रहेगी वो सदैव आप पर बाह्य बल लगाओगे। कोई भी इस तरीके से फोर्स है, यहाँ पर इसको मैं बाह्य बल लगा दिया, इसे टच कर दिया, इस तरीके से कोई भी आप लोग बल लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास कोई भी पिंड है, इस तरीके से आपके पास कोई भी पिंड है, देखिए इस तरीके से आपके पास कोई भी पिंड है, इस पिंड पे आप लोगों को बल लगाना रहेगा, इस पिंड पर आप लोगों को कोई भी बल लगाना रहेगा। चाहे इस पिंड की बात करें तो बल लगाओगे तो उसमें क्या होगा, किसी पिंड में त्वरित गति निम्न 3 स्थितियों में संभव है। तो पहला गति की दिशा हो, पहला क्या हो आप लोगों की, वह गति की दिशा में हो। पहला गति की दिशा हो, ठीक है। जिस तरीके से गति अगर इधर जा रही है इधर हो, LHS है तो LHS, RHS है तो RHS, ठीक है। दूसरा उसकी विपरीत दिशा हो या उसकी विपरीत दिशा हो। जैसे कि ये इस तरीके से है तो ये आपका उल्टा रहेगा, ये क्लॉकवाइज है तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ये है, ये आपका दिशा है, ये आपका विपरीत दिशा है। में बल लगाने से वस्तु की चाल में बदल जाती है। तो गति की दिशा या विपरीत दिशा में बल लगाने से वस्तु की चाल में क्या होती है, बदल जाती है। जैसे कि C नंबर में अभी हम लोग देखे हैं कि सरल रेखा में किसी पिंड को एक समान गति से चलाने के लिए, सरल रेखा में किसी पिंड को एक समान गति से चलाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी हम लोग सरल रेखा में किसी पिंड को एक समान गति से चलाते हैं तो उसके लिए हमको बाह्य बल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार त्वरित गति सदैव बाह्य बल लगाने से होती है। चलिए अगला कंटेंट देखते हैं हम लोग। अगला कंटेंट है पिंड की गति के लंबवत दिशा में बल लगाने से। अगला है हमारे पास पिंड की गति के लंबवत। अगला सेकेंड है पिंड की गति के लंबवत दिशा में बल लगाने से गति की दिशा बदल जाती है। चलिए इस चीज़ को देखिए, जो आपके पिंड है, इस पिंड की गति है, आपकी पिंड की गति है, यहाँ पर आपकी, यहाँ पर है पिंड की गति। देखिए पिंड की ये गति है, उसके बाद यहाँ पर है आपका लंबवत दिशा। लंबवत दिशा हो गया, ये आपके पिंड की गति हो गया, ये आपकी लंबवत दिशा हो गया। में बल लगाने से, में क्या लगाने से, बल लगाने से गति की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। आपकी गति की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। तो यहाँ पर लिखोगे गति की दिशा। ये क्या हो जाती है, आपकी बदल जाती है। तो पिंड की गति के लंबवत दिशा में, पिंड की गति के लंबवत दिशा में बल लगाने से गति की दिशा क्या हो जाती है भाई, तो गति की दिशा आपकी क्या हो जाती है, बदल जाती है। ये आपका सेकेंड चीज है। जब पिंड को कोई भी तरीके से आपकी गति करेगी, पिंड की गति के लंबवत दिशा में गति करेगी, चाहे वह लंबवत इस तरीके से रहेगा, लंबवत रहेगा मतलब ये आपका इस तरीके से रहेगा, मतलब 90 डिग्री बनेगा। आपका यहाँ पर क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा, मतलब ये क्या बनेगा, आपका समकोण बनेगा। ये क्या बनेगा, आपका समकोण बनेगा। तो पिंड की गति के लंबवत दिशा में बल लगाने से गति की दिशा बदल जाती है। पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर, पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर बल लगाने से उसका स्पर्श रेखीय घटक, थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। तो थर्ड नंबर ये है कि पिंड की गति की दिशा में, पिंड की गति की दिशा में, पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर,
ठीक है। अगला है हमारे पास जो पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर बल लगाने से उसका स्पर्श रेखीय, तो पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर बल लगाने से उसका स्पर्श रेखीय घटक चाल में, उसका जो स्पर्श रेखीय है, जो रेखीय चाल होता है, तो उसके रेखीय चाल के जो घटक चाल होता है उस घटक चाल में तथा ऊर्ध्व घटक दिशा में, उसके ऊर्ध्व घटक दिशा में मतलब ऊर्ध्वाधर लंबवत दिशा में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि वास्तव में आपका जो पिंड की गति होती है, वह किसी कोण पर बल लगाने पर, किसी कोण पर क्या लगाने पर? बल लगाने पर उसका स्पर्श रेखीय घटक चाल में तथा उसके ऊर्ध्व घटक चाल में किस तरीके से परिवर्तन करता है, इस चीज़ को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो वास्तव में ये उसके ऊर्ध्वाधर घटक के लिए होता है कि क्षैतिज घटक के लिए होता है कि लंबवत होता है कि क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे कि सेकंड में आप लोगों को क्या बोला था? सेकंड में यही चीज़ बोला गया था कि पिंड की गति के लंबवत दिशा में जो पिंड है, पिंड की गति के लंबवत दिशा में बल लगाने से गति की दिशा बदल जाती है। अगर हम लोग पिंड की गति की दिशा, ये आपका पिंड है, ठीक है, इसका ये आपका गति की दिशा है, ये आपका गति की दिशा है। तो ठीक है, इसके लंबवत दिशा में हम लोग इस तरीके से, इसके लंबवत दिशा मतलब ये आपका 90 डिग्री में, इसके लंबवत दिशा में, इसके हम लोग लंबवत दिशा में, ठीक है, बल लगाएंगे फोर्स लगाएंगे लंबवत दिशा में, तो इसकी गति की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। गति की दिशा आपकी बदल जाती है। चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जो थर्ड नंबर हमारे पास पिंड की गति की दिशा है, इस चीज़ को देखते हैं। तो पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर बल लगाने से, पिंड की जो गति की दिशा होती है उसमें किसी कोण पर हम लोग जो बल लगाते हैं, ठीक है, तो पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर बल लगाने से, यहाँ पर देखते हैं पिंड की गति की दिशा में, यह है आपका पिंड की गति की दिशा, पिंड की यह हो गया आपकी गति की दिशा। तो पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर बल लगाने से, किसी कोण पर बल लगाने से, किसी कोण पर हम लोग क्या लगाते हैं? बल लगाने से उसका जो स्पर्श रेखीय घटक है, उसका जो स्पर्श रेखीय घटक है, उसका जो स्पर्श रेखीय घटक है ना, उसका जो स्पर्श रेखीय घटक है, रेखीय घटक, और जो उसका जो इस पिंड की गति की दिशा को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर, पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर बल लगने से उसकी स्पर्श रेखीय, उसके स्पर्श रेखीय घटक चाल में तथा ऊर्ध्व घटक दिशा में परिवर्तन कर देता है। ऊर्ध्व घटक दिशा में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। तो पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर बल लगाने से उसके स्पर्श रेखीय घटक चाल में तथा ऊर्ध्व घटक दिशा में परिवर्तन आप लोगों का क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला हम लोग देखे थे कि पिंड की गति के लंबवत दिशा में बल लगाने से गति की दिशा बदल जाती है, और दूसरा पिंड की गति की दिशा में किसी कोण पर बल लगाने से उसका स्पर्श रेखीय घटक चाल में तथा ऊर्ध्व घटक दिशा में परिवर्तन कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। गति के जो द्वितीय नियम था आप लोगों का, उसी के बेस पे हम लोग इसका गणना करते हैं। गति का द्वितीय के नियम के बेस पे F इक्वल टू बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। एक स्थानीय संबंध है, एक क्या है आप लोगों का? स्थानीय संबंध है। ये आप लोगों को क्या है? कि स्थानीय संबंध है, मतलब स्थान से रिलेटेड है। आप लोगों का किसी भी स्थान के बेस में जाएंगे तो उससे रिलेटेड है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं आगे। तो जैसा कि आकाश में किसी कोई भी आकाश है, आकाश जान रहे हो, अभी आकाश में स्थित किसी बिंदु पर आकाश में किसी बिंदु पर किसी क्षण लगने वाला बल, ठीक है,
आकाश में किसी बिंदु पर किसी क्षण लगने वाला बल तथा उसी क्षण उसी बिंदु पर कण का त्वरण ए हो तो उस कण का त्वरण क्या हो आपका ए हो तो उस कण का त्वरण ए हो तो यह दर्शाता है उस कण का त्वरण क्या हो ए हो तो यह दर्शाता है कि किसी बिंदु पर नापा गया त्वरण उस स्थान तथा उस बिंदु पर बल को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? बल को व्यक्त करता है, जिसका उस कण के पूर्व की गति से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात बल F इक्वल टू होता है आपका m इंटू ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण। यही एक स्थानीय संबंध है, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? तो गति के द्वितीय नियम के बेस पे हम लोग F इक्वल टू m इंटू ए के लिए हम लोग देख रहे हैं कि यदि F इक्वल टू m इंटू ए एक स्थानीय संबंध है, तब हम लोग आकाश में किसी बिंदु पर किसी क्षण लगने वाला बल तथा उसी क्षण उसी बिंदु पर कण का त्वरण ए हो तो यह दर्शाता है कि किसी बिंदु पर नापा गया त्वरण उस स्थान पर उस बिंदु पर बल को व्यक्त करता है, जिसका उस कण के पूर्व की गति से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात बल F इक्वल टू होता है आपका m इंटू ए। एक स्थानीय संबंध है, तो F इक्वल टू होता है आपका m इंटू ए, जो कि एक स्थानीय संबंध है। तो गति के द्वितीय नियम के बेस पे हम लोग देखते हैं F इक्वल टू m इंटू ए एक स्थानीय संबंध है, जो कि आकाश में किसी बिंदु पर किसी क्षण लगने वाला बल, ठीक है, कि आकाश में किसी बिंदु पर किसी क्षण लगने वाला बल, ठीक है, कोई भी आप लोगों का है उस पर किसी भी क्षण लगने वाला कोई भी इस तरीके से बल है आपका m इंटू ए के बेस पे है, F इक्वल टू ए में है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो आकाश में स्थित किसी बिंदु पर आकाश में स्थित है किसी भी बिंदु पर किसी क्षण लगने वाला बल, कोई भी क्षण, माना कि t क्षण पर लगने वाला बल तथा उसी क्षण उसी बिंदु पर कण का उसी बिंदु पर कण का त्वरण ए हो तो कण का त्वरण क्या हो आपका ए हो तो कण का त्वरण आपका ए हो तो यह दर्शाता है कि किसी बिंदु पर नापा गया त्वरण कोई भी हो जाएगा। जैसे इस तरीके से यहाँ पर कोई भी त्वरण है जो कि नापा गया है आप लोगों का उसके मेजरमेंट के स्वरूप में, तो कोई भी किसी भी बिंदु पर नापा गया आपका जो त्वरण होता है वह उस स्थान पर, यहाँ पर इस स्थान पर वह उस स्थान पर, जैसे कि ये स्थान है आप लोगों का यहाँ पर, तो इस स्थान पर उस बिंदु पर बल को व्यक्त करता है। उस बिंदु पर किसको व्यक्त करेगा? आपके पास जो बल रहेगा, जो आपके पास क्या रहेगा? बल रहेगा। तो उस बिंदु पर उस बल को व्यक्त करता है। उस बिंदु पर उस बल को क्या करता है? व्यक्त करता है, जिसका उस कण के पूर्व की, जिसके कण का उसके पूर्व की, इस कण का इसके पूर्व पहले की, ठीक है, इस कण की क्या होगी? पहले की, जिसका उस कण के पूर्व की गति से कोई संबंध नहीं होता है, उसके पूर्व की गति संबंध। जैसे कि यहाँ पर है F1 है, यहाँ F2 है, यहाँ F3 है, ये आपका कण है, ये भी आपका कण है, ये भी आपका कण है। तो इस कण का पूर्व ये है, इस कण का पूर्व ये है, तो इससे कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा, इसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पर F4 है, तो इसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। तो जिसका उस कण के पूर्व की गति से कोई संबंध नहीं होता है,
क्या बोल रहा है कि कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात बल F इक्वल टू होता है m इंटू ए, अर्थात बल आपका F इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए, जो कि एक स्थानीय संबंध है। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पे इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, शो अप किया गया है। तो एग्जाम्पल के बेस पे यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है। देखिए उदाहरण, जब किसी चलती ट्रेन पर यहाँ पर देखिए, जब किसी चलती ट्रेन से एक पत्थर का टुकड़ा बाहर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। कोई भी, जैसे कि एक चलती ट्रेन होती है आपकी, इस तरीके से कोई भी है आपकी एक चलती ट्रेन है, इस तरीके से आपका बुग्गी नंबर 1, बुग्गी नंबर 2, बुग्गी 3, बुग्गी 4, बुग्गी 5, बुग्गी 6 है, इस तरीके से दौड़ रहा है, ठीक है। सरा देखिए गति में, तो जब किसी चलती ट्रेन से एक पत्थर का टुकड़ा बाहर की ओर फेंका जाता है, जब कोई भी चलती ट्रेन है इस तरीके से चल रहा है और यहाँ से आप लोग बाहर का टुकड़ा इस तरीके से फेंकते हो या उस साइड फेंकते हो, RHS में फेंकते हो या लेफ्ट साइड LHS में फेंकते हो, तो जब किसी चलती ट्रेन से एक पत्थर का टुकड़ा बाहर की ओर फेंका जाता है, तो क्षैतिज के अनुदिश पत्थर के टुकड़े का प्रारंभिक वेग ट्रेन के बराबर होता है, जो उसका क्षैतिज अनुदिश पत्थर फेंकोगे इस तरीके से, क्षैतिज, क्योंकि ये आपका क्षैतिज है, ये आपका लंबवत है, ऊर्ध्वाधर है, ये आपका क्षैतिज है। ट्रेन इस तरीके से चल रहा है, ऐसा फेंकोगे ये आपका क्षैतिज हो जाएगा, ये आपका ऊर्ध्वाधर लंबवत हो जाएगा, ये आपका लंबवत हो जाएगा, ये आपका क्षैतिज, ये लंबवत, क्षैतिज, लंबवत 90 डिग्री, क्लियर। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि तो क्षैतिज के अनुदिश पत्थर के टुकड़े का प्रारंभिक वेग ट्रेन के बराबर हो जाता है। उसका जो प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है, यह ट्रेन के बराबर हो जाता है। यहाँ पर जो ट्रेन का वेग होता है उसका प्रारंभिक वेग उसके बराबर हो जाता है। जबकि पत्थर पर एक और कंडीशन दिया है, जबकि पत्थर पर क्षैतिज कोई भी बल या त्वरण आरोपित नहीं किया जा सकता। जबकि जो पत्थर जो फेंके हैं भाई क्षैतिज तल पर, ठीक है, क्षैतिज दिशा में, उस पर कोई भी बल या त्वरण आरोपित नहीं किया जा सकता, उस पर कोई भी बल या त्वरण हम लोग आरोपित नहीं कर सकते हैं, कोई भी बल या त्वरण हम लोग उस पर आरोपित नहीं कर सकते हैं। तो उसी को बोल रहा है कि जब किसी चलती ट्रेन से एक पत्थर का टुकड़ा बाहर की ओर फेंका जाता है, तो क्षैतिज के अनुदिश पत्थर के टुकड़े का प्रारंभिक वेग ट्रेन के बराबर होता है, ट्रेन के क्या होता है, बराबर होता है। जबकि पत्थर पर क्षैतिज कोई भी बल या त्वरण आरोपित नहीं किया जा सकता है, उस पर हम लोग पत्थर पर जो क्षैतिज कोई भी बल रहेगा या त्वरण रहेगा, उस पर हम लोग कोई भी बल नहीं लगा सकते, ना ही त्वरण लगा सकते, उस पर कुछ भी हम लोग आरोपित नहीं कर सकते। ना तो वहाँ पर F लग सकता है, ना तो A लग सकता है, ठीक है। जबकि F इक्वल टू m इंटू ए दिया है, अर्थात कुछ समय पूर्व, अर्थात स्टेटमेंट के रूप में दे रहा है, अर्थात कुछ समय पूर्व ट्रेन के सापेक्ष पत्थर के वेग का क्या मान रहा होगा, यह अर्थहीन हो जाता है। मतलब यह क्या हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, मतलब बिना अर्थक हो जाता है, इसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते, ना ही डिस्कस कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि जब किसी चलती ट्रेन से एक पत्थर का टुकड़ा बाहर की ओर फेंका जाता है, तो क्षैतिज के अनुदिश पत्थर के टुकड़े का प्रारंभिक वेग ट्रेन के बराबर होता है, जबकि पत्थर पर क्षैतिज कोई भी बल या त्वरण आरोपित नहीं किया जा सकता है, अर्थात कुछ समय पूर्व ट्रेन के सापेक्ष पत्थर के वेग का क्या मान रहा होगा, यह मान आपका अर्थहीन हो जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे है गति के द्वितीय नियम। गति के द्वितीय के नियम के बेस पे F इक्वल टू एम ए के तहत है। तो गति के द्वितीय नियम के तहत यहाँ पर है, देखिए F इक्वल टू एम ए के तहत है, बल एक ऐसी भौतिक राशि है
यहाँ पर बोल रहा है बल एक भौतिक राशि है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है जो आपका बल है भाई वह एक भौतिक राशि है, बल एक भौतिक राशि है। बल एक आपकी भौतिक राशि है, क्लियर। जो आपका बल है वह एक भौतिक राशि है जिसका भौतिकी के प्रत्येक शाखा में, जिसका भौतिकी के प्रत्येक शाखा में, जिसका भौतिकी के आपका प्रत्येक शाखा में, देखिए जिसका भौतिकी के प्रत्येक शाखा में, जिसका भौतिकी के प्रत्येक शाखा में उपयोग किया जाता है। भौतिकी के प्रत्येक शाखा में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भौतिकी के जितने भी शाखा हैं आपके, स्थिर है, गति है, भौतिकी की जो भी शाखा है इस पर इसका उपयोग किया जाता है। अलग अलग शाखाओं में ना, उसके बाद बोल रहा है डिफरेंट टाइप में बोल रहा है कि अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग शाखाओं में, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अलग अलग शाखाओं में बल, अलग अलग शाखाओं में बल के दो प्रकार के मात्रक, अलग अलग प्रकार के जो शाखाएं हैं उसके बल के दो प्रकार के मात्रकों का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? दो प्रकार के मात्रकों का उपयोग होता है, ठीक है। तो गति के द्वितीय नियम F = m × a हो जाएगा। बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका भौतिकी के प्रत्येक शाखा में, बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका भौतिकी के प्रत्येक शाखा में उपयोग किया जाता है। अलग अलग शाखाओं में अलग अलग शाखाओं में बल के दो प्रकार के मात्रकों का उपयोग होता है। बल के दो प्रकार के मात्रकों का उपयोग होता है। पहला जो बल के मात्रक है, आपका बल के मात्रक है, यहाँ पर दो प्रकार के बलों के मात्रक का उपयोग होगा। दो प्रकार के बल के मात्रक, ठीक है। तो बल दो प्रकार का होता है। बल आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बल यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं बोलने से? बल आपके दो प्रकार के होते हैं। तो पहला देख लेते हैं भाई, बल यहाँ पर आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निरपेक्ष मात्रक और दूसरा है आपका गुरुत्वीय मात्रक। जो बल का प्रकार होता है वो आपका निरपेक्ष मात्रक की दृष्टि से होता है और दूसरा होता है गुरुत्वीय मात्रक की दृष्टि से होता है। तो गति के द्वितीय नियम से बल एक ऐसी भौतिक राशि है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी भौतिकी की प्रत्येक शाखा में उपयोग किया जाता है। अलग अलग शाखाओं में बल के दो प्रकार के मात्रकों का उपयोग होता है। बल दो प्रकार के होता है, पहला निरपेक्ष मात्रक के रूप में होता है, दूसरा आपका गुरुत्वीय मात्रक के रूप में होता है। ये आपका गुरुत्वीय मात्रक है, ये आपका निरपेक्ष मात्रक है। फर्स्ट चीज़ देते हैं, एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो तो न्यूटन होता है, इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं भाई। एसआई पद्धति में जो आपका न्यूटन का, एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है, जिसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। किसी स्मॉल एम द्रव्यमान के वस्तु पर, किसी स्मॉल एम द्रव्यमान के वस्तु पर एक बल लगाने से, ठीक है। एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है। न्यूटन आपका एसआई पद्धति का मात्रक होता है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। किसी एम द्रव्यमान के वस्तु पर, किसी एम द्रव्यमान के वस्तु पर एफ बल लगाने से यदि उसमें ए त्वरण उत्पन्न हो तो, यदि उसमें क्या त्वरण उत्पन्न हो? ए त्वरण उत्पन्न हो तो F = होता है m × a, ठीक है। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। किसी स्मॉल एम द्रव्यमान के वस्तु पर एफ बल लगाने से यदि उसमें ए त्वरण उत्पन्न होता है तो आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो एक न्यूटन का बल वह बल होता है, इसको अच्छे से देखिए, समझिए। अक्सर एग्जाम में पूछता है इस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। एक न्यूटन का बल, एक न्यूटन का बल, देखिए एक न्यूटन का बल वह बल है, एक न्यूटन का बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित, जो 1 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने पर, एक न्यूटन का बल वह बल है। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक न्यूटन का बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। कितने का त्वरण उत्पन्न कर देता है? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण
उत्पन्न कर देता है। तो 1 न्यूटन का बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। दूसरा देखते हैं सीजीएस पद्धति के लिए देखते हैं भाई। सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो आपका डाइन होता है, जो आपका एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। और आपका सीजीएस पद्धति में ग्राम सेकंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में आपका होता है डाइन। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होगा या डाइन होता है। चलिए एक डाइन का बल, अब जैसे 1 न्यूटन को पढ़ लिए, अब डाइन के लिए पढ़ते हैं। एक डाइन का बल वह बल होता है, ठीक है, उसमें मीटर आता है तो इसमें सेंटीमीटर आता है। एक डाइन का बल वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में, जो 1 ग्राम क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम है आप लोगों का, ये आप लोगों का एम केस में है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड के लिए। तो एक डाइन का बल वह बल है एक डाइन का बल वह बल है, देखिए एक डाइन का बल वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने में उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। इतने का त्वरण क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। तो सीजीएस में सेंटीमीटर, एमकेएस में मीटर, सीजीएस में आपका ग्राम, एमकेएस में आपका किलोग्राम। तो 1 न्यूटन का बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। एक डाइन का सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। एक डाइन का बल वह बल होता है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने में उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक डाइन का बल, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन का बल। चलिए आगे के कंटेंट को देखते हैं। न्यूटन और डाइन में संबंध जो न्यूटन की गति के द्वितीय के नियमानुसार है, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, न्यूटन और डाइन में जो संबंध आपका हो जाता है कि न्यूटन और डाइन में किस तरीके से संबंध हो, जैसे कि यहाँ पर कितना क्या बोला है कि 1 न्यूटन का बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। जो आपका 1 न्यूटन का जो बल होता है, 1 न्यूटन का जो बल होता है वह 1 किलोग्राम कोई भी द्रव्यमान रहेगा, मतलब 1 केजी का रहेगा, उस वस्तु में आरोपित करेंगे तो वह 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उस पर उत्पन्न कर देगा। लेकिन अगर उसी को हम लोग सीजीएस में बोलेंगे तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, एक डाइन का बल वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने में उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। क्लियर। तो ये था आप लोगों का 1 न्यूटन बल और एक डाइन बल था। ठीक है, हमारे पास जो आगे का जो है बल के गुरुत्वीय मात्रक, इस चीज़ को देखते हैं। तो जो बल के गुरुत्वीय मात्रक होता है वो है आपका एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में बल का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है। यहाँ पर एमकेएस पद्धति में जो कि एसआई पद्धति के अनुकूल होती है, बल का जो गुरुत्वीय मात्रक होता है वह किलोग्राम भार होता है। क्या होता है, किलोग्राम भार होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव क्षेत्र में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार होता है। जो न्यूटन की गति के क्या होता है, द्वितीय नियम अनुसार आपका होता है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियमानुसार होता है। गति के प्रथम समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण, गति के तृतीय नियमानुसार आप लोगों को इस तरीके से होता है। ये आपका बल के गुरुत्वीय के अंतर्गत में आ जाता है। ठीक है, तो ये बल के गुरुत्वीय मात्रक के रूप में आता है। ठीक है, तो चलिए बाकी जितने भी कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे 11th फिजिक्स के 5th चैप्टर के साथ। तो आज का कंटेंट को हम लोग यही ओवर करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।